Good morning, student. Today I will discuss here engineering mathematics first for BTech first semesters. Engineering mathematics first. Code is 1FY201. First of all, we shall discuss the syllabus. First unit is calculus. Second unit is sequence and series. Third unit is Fourier series. And fourth unit is multivariable calculus, which is known as differentiation. And last unit is multivariable calculus in terms of integration. ये 5 यूनिट है जो आरटीओ ने फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिस्क्राइब किया है। तो हम लोग पहले कैलकुलस की बात करते हैं, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब ऐसा नहीं है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम पूरी पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड गामा में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या। ठीक है, तो बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ए डेफिनिट इंटीग्रल, या इसे आप कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल है। इसको आप कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कहते हैं। तो देखते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या है कि एनी डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल a to b f of x dx, ये डेफिनिट इंटीग्रल है जो आप जानते हैं। अब कोई भी डेफिनिट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब हुआ, तो इसके लिए कुछ दो कंडीशन है। जब डेफिनिट इंटीग्रल्स उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये डेफिनिट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। पहली कंडीशन है क्या कि इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a और b में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब इसका फॉर्म ये भी हो सकता है कि माइनस इनफाइनाइट टू b f of x dx, या आप कह लें कि a टू प्लस इनफाइनाइट f of x dx, या जो लास्ट केस है माइनस इनफाइनाइट टू f of x dx। तो अगर हम लिमिट की बात करेंगे तो a और b में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट अपनी ये होगी इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन ये है कि लिमिट तो इनफाइनाइट होगी, किंतु जो फंक्शन होगा या इंटीग्रेंट होगा वो इस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। पहली कंडीशन, अगर डेफिनिट इंटीग्रल इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है देन इट इज नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड सेकंड कंडीशन इज लिमिट a and b or both is finite। सेकंड कंडीशन ये कहता है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है a या b या दोनों फाइनाइट हो, बट क्या होना चाहिए, बट आइदर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x equal to plus minus infinite, और लिमिट x टेंड्स टू b f of x equal to plus minus infinite। कहने का मतलब यह है कि इस केस में सेकंड कंडीशन जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट होगा, किंतु जो फंक्शन होगा उस लिमिट पे क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होगा। तो अगर डेफिनिट इंटीग्रल इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाता है देन इट इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो फर्स्ट कंडीशन इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज फर्स्ट काइंड एंड सेकंड इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड।
नाउ तो हम अपनी टॉपिक की बात करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग गामा फंक्शन। तो जैसे हम जानते हैं कि गामा फंक्शन इज ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड या जिसे आइलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली गामा फंक्शन को आइलर इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहा जाता है। दैट इज द गामा फंक्शन या इसी को आप कहते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड या सेकंड पार्ट कह लेते हैं, हम जो भी कह लें सेकंड काइंड, दैट इज द यूलर इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और फॉर ए पॉजिटिव ये गामा फंक्शन पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जनरली n और उस पे गामा फंक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं। इफ n is positive integer, if n is a positive integer, then gamma of n equal to integral 0 to infinite e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx। ये गामा फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। ये कब वर्ड करेगा जब n इज पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो गामा n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट e raised to the power minus x raised to the power n minus 1 dx। अब हम देखना चाहते हैं गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है कि n अगर वेरी करे, इट मींस अगर n की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो या नेगेटिव हो तो गामा फंक्शन किस तरह की बिहेव्स। फर्स्ट केस इज इफ n equal to 1, अगर n की वैल्यू 1 हो इट मींस गामा 1 equal to integral 0 to infinite e raised to the power minus x and this term will become 0, sorry 1 dx। now we integrate minus e raised to the power minus x upon minus 1 integral 0 to infinite, it means 1। now we conclude that gamma 1 equal to 1। This is the main property of gamma function, gamma 1 की वैल्यू 1। अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं गामा फंक्शन एंड फैक्टोरियल में, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफी हेल्प होगा, जिसको हम केस सेकंड कह रहे हैं। केस सेकंड फर्स्ट गामा n इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस, ये भी एक गामा की प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड इज गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस। अब इन दोनों प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी सेकंड एंड थर्ड में n को हम n plus 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज द फोर्थ। इफ n is replaced by n plus 1, it will become gamma n plus 1 equal to n gamma n। And fifth property is gamma n plus 1 equal to factorial। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की जो न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ है, जो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। फ्रॉम फोर्थ गामा n plus 1 equal to n गामा n। अगर यहाँ से हम गामा n की बात करते हैं तो गामा n is equal to n plus 1 upon n। if अगर n tends to 0, अगर n tends to 0 कर रहा है, it means gamma 0 equal to limit n tends to 0 gamma n plus 1 upon n equal to infinite, that is the undefined। it means यहाँ से इंडर से आ रहा है कि गामा जो 0 की वैल्यू है वो क्या है, इनफाइनाइट, इट मींस अनडिफाइंड है। तो गामा 0 इज अनडिफाइंड एंड गामा 1 इज 1 एंड गामा 0 इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि इफ n टेंड्स टू -1, अगर n की वैल्यू -1 हुई तो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी गामा -1 इक्वल टू n is -1, this implies gamma is 0 upon -1। as we know that gamma 0 is undefined, this implies that gamma -1 is also undefined।
नेक्स्ट अगर हम n की वैल्यू -2 लेते हैं, if n is -2, if n is -2, again if n equal to -2, then this imply gamma 2 equal to gamma -1 upon -2. This imply gamma -1 is undefined. This imply is also infinite. Now तो हम इस तरह क्या देख रहे हैं कि n की जितनी वैल्यू नेगेटिव है उस सारे वैल्यू के लिए गामा जो है अनडिफाइंड है। तो हम इसको एक वर्ड में कहते हैं कि गामा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n एक्सेप्ट 0 एंड नेगेटिव। इट मींस आप ये कह रहे हैं कि गामा फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, only for positive integers. Thank you, student. In the next lecture, I will discuss the application of gamma function. Thank you.